हेलो। कि जैसा कि आपको पता है डेली हम एक वीडियो डालते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। सामने देखिए आपके NT नेट JRF यूनिट 2 PGT MA हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इन परीक्षाओं में उपयोगी है। TGT PGT सभी के लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेली मैं थोड़ा थोड़ा इनका अंश पढ़कर वीडियो बनाती हूँ। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। यहाँ से देखिए, लतनी समेत लाने लगी भूमि रहे, फुली रहे फली रहे, फबी रहे फैली रहे, झपी रहे झील रहे, झुकी रहे भूमि रहे। तीखे तिगाई ते सिलाई चढ़े खोयन पे, स्याही चढ़े अमित अरिदन की ऐलान पे, कहे पद्माकर निशान चढ़े हथियन पे, धूरी धार चढ़े पक्षमान के शैल से, सजी तुरंग चंपू जंग जीतते के हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे, लाली चढ़े मुख पे, बहलाली चढ़े वाहन पे, काली चढ़े सिर पे, कपाली चढ़े बैल पे। ये बजचंद गोविंद गोपाला, सुनो क्यों ना एते कलाम किए मैं, त्यागो पद्माकर आनंद के नंद हो, नंद नंदन जानी लिए मैं, माखन चोरी के खैरीन है, चले भाजी कछ भय मानी जिए मैं, दूर न दियो दयो जो चाहो तो दुर्किन मेरे अंधेरे हिया में। वाला कवि ये मथुरा के रहने वाले बंजीदन शिवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हैं। इनका कविता काल संवत 1869 संवत 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी, गला कवि का कौन सा है? यमुना लहरी, इन्होंने संवत 1869 में और अंतिम ग्रंथ भक्तमाला संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे। रसिकनंद अलंकार था। ग्वाला कवि ने रीति ग्रंथ 4 लिखे। रसिक आनंद अलंकार, रस रंग संवत 1904 में, कृष्णाजू को नख सिख संवत 1884 में, धूसर दर्पण संवत 1891 के अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले। हमीर हट संवत 1881 और गोपी पच्चीसी और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं। राधा माधव मिलन और राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीतिकाल की सनक इसमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षष्ठ ऋतु सुलझाई पड़ी। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग्य दग्धता भी इनमें अच्छी है। षष्ठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगार उद्दीपन के ढंग का इनके ऋतु वर्णन में कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सूझे जाते हैं, जिनमें बहुत से भोग विलास की अमीरी सामान गिनाए गए। ग्वाला कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया। उन्होंने ठेठ अरबी, हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में कुछ कवित्व सवैया लिखे। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया। सारांश यह है कि एक विदंग और कुशल कवि थे। कुछ फक्कड़पन लिए हुए इनकी बहुत सी कविता बाजारी थोड़े से उदाहरण दिए जाते हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी जाम जाम अति तपनी, भीजे खस बीजन झलेहू ना सुखात स्वेद, गात सुहात बात दावा सी डारपिनी, ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभन में कूपन ते, ले जलधार बार बार मुख थापनी, जब पिया तब पिया अब पिया फैर अब पीवत पु पीवत मिटे ना प्यास पापनी, मोरनी के सोरनी की नैको ना
मरूर रही, घरेहू रही न घन घने फरद की। अंबर अमल सरिता अमल भर, पंख को न अंक ओ न उड़न गरद की। ग्वाला कवि चित्त को चकोरन के चैन भये, पथिन की दूर भई दूषण दरद की। जल पर थल पर महल अचल पर, चांदी सी चमक रही चांदनी शरद की। जाकी खूबसूरत खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी नव गहना। जाकी बद जाती जहाँ चरना में, जाकी बद जाती हाँ उरहना। ग्वाला कवि वे ही प्रसिद्ध सिद्ध जो हैं जग, वे ही प्रसिद्ध ताकि यहाँ है सरना। जाकी यहाँ चाहना ताकि वहाँ चाहना, जाकी यहाँ चाहना ताकि वहाँ चाहना। दिया है खुदा की खुशी करो ग्वाला कवि, खाओ पियो देव लेव यही रह जाना था। राजा राव उमराव केते बादशाह भये, कहाँ ते कहाँ को गए लाग्यो ठिकाना है। ऐसे जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, देश देश घूमी मन बहलाना है। आए परवान पर चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना फिर आना है ना जाना है। प्रताप शाही ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखरी बुंदेलखंड के महाराजा विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1892 में भगवत कौमुद और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्धियों ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई हैं। जयसिंह प्रकाश संवत 1892, श्रृंगार मंजरी संवत 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्नचंद्रिका सतसई की टीका संवत 1896, जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन बलभद्र नक्सिक की टीका। इस सूची के अंतर्गत इनका कविता काल संवत 1880 में से 1900 तक ठहरता है। प्रताप शाही का देखिए क्या क्या है। जयसिंह प्रकाश संवत 1892, श्रृंगार मंजरी संवत 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्नचंद्रिका सतसई की टीका संवत 1896, जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन बलभद्र नक्सिक की टीका। ये सब है किसका? प्रताप शाही का। तो प्रताप शाही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पे। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक माना जाता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञ और पंडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार तत्व में इनका नाम मतीराम, श्रीमती और दास के साथ आता है और एक ही दृष्टि से इन्होंने इनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुँचाया था। लक्षण व्यंजना के उदाहरण की एक अलग पुस्तक की व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची। इनमें कविता, दोहे, सवैया मिलाकर 130 पद हैं जो सब व्यंजना का या ध्वनि से उदाहरण हैं। साहित्य में तो बिना कहे ही समझ सकते कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्कादार उपभोग का सहारा लेना पड़ा और व्यंग्यार्थ तक पहुंचकर केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती। नायिका के भेद रसादि के सब अंग तक भिन्न भिन्न बैठे उपनाम का अभ्यास न रखने वालों के लिए ऐसे पद पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए। इसके व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही का देखिए, ध्यान दीजिए, आएगा इस व्यंग्यार्थ कौमुदी आ सकता है। तो इनके सवैया देखिए। सिख सिखाई न मानती है, बर की बस संग सखिन के आवे। खेलत खेल न जल में, बिना काम बूथा कत जाम बितावे। छोड़ के साथ सहेलिन को, रह के कहीं कौन सब दही पावे। कौन परी यह बान अरी, नीत निर्भरी गगरी ढरकावे। आ सकता है किसका है? प्रताप शाही का। सहृदय की सामान्य दृष्टि से वयस संधि की मधुर क्रीड़ा वृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है।
पर फन के उस्ताद लोगों की आंखों एक और की ओर पहुंचती है। वे इसमें से व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्र प्रतिबिंब देखे उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भाति अलंकार यही व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सदिश व्यंग रहा करता है, अतः अब इस व्यंग्यार्थ पहुँचने की नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसे भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवन को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवन का उदाहरण हुआ। यहाँ इनकी बड़ी व्यंग्यार्थ रूढ़ि के ही सहारे हुई। जब तक यह ज्ञात न हो कि कभी परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते थे, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रतापशाही यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद रखे, जिनसे उनके ग्रंथ जी चाहे तो नायिका भेद एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आर्यवत और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करें तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ भी सी ठहरते हैं। इस भाषा की स्निग्ध मुख, सरल गति, कल्पना की मूर्ति सत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन दोनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इसकी प्रखर प्रतिभा ने मानव पद्माकर के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला के पूर्णता पर पहुंचकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की बाणी में यह दोष कहीं आने पाई। इसकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। इसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अडंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। इसके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर प्रथम 3 चरणों को वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत से पद योजना निरर्थक होती हैं, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप की कुछ रचनाएं उत्कृष्ट की जाती हैं। चंचलता अपनी तज के रस की रिस ही रसो रस सुंदरी पी जियो, कोऊ कि तेऊ कहे तुमसो तिनकी कही बातन को ना पति जियो, चोच चमाइन को सुनियो ना यही इक मेरी कही नित की जियो, मंजुल मंजरी पे हो मलिंद विचारिए के भार संभारित के दीजिए। तो आज यहीं तक देख लीजिए। आशा करती हूँ आज आप सुनकर इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।